मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नो इंक्लूसिव जनरल अवेयरनेस फॉर ब्लाइंड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेश खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। बिछड़ के अब मुझे तुझसे मरना ही होगा, बिछड़ के अब तुझे मुझसे मरना ही होगा, ये जिंदगी में इसी जिंदगी में तजुर्बा करना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 35 में आप लोगों का स्वागत है। हमारा यही मोटिव है, अगर हम किसी न किसी को लाते इससे हम कुछ न कुछ जरूर सीखें। तो आप कैसे हो? तो मुझे उम्मीद है आप ठीक हो। आज भी मेरे साथी होस्ट शुगुफ्ता जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासिर नूरानी साहब, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अच्छे से हैं? तो बस अल्लाह का करम। अच्छा, आप किस पर्सनालिटी को आप लेकर आए हैं, जरा बताइए। नाम क्या है उनका? हम सभी जानना चाहते हैं, कौन है वो? ये एक महान हस्ती है जिनका नाम है श्रीतन शर्मा सर। तो आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम हो सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, मेरी तरफ से वेलकम है आपको इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे सर। सभी सुनने वालों को और आपके चैनल के देखने वालों को मेरा आदाब और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बातचीत के लिए यहाँ इनवाइट किया। और मैं आशा करता हूँ कि हम अगले कुछ देर तक बहुत अच्छा एक मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज होंगे और हम इस बातचीत के माध्यम से जरूर अपने अच्छे अनुभवों को एक दूसरे से साझा करेंगे, शेयर करेंगे। जी सर, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं? आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका बचपन कहाँ पे गुजरा, ये बताएं। मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ। राजस्थान में एक जगह है पिलानी में मेरा जन्म हुआ और आरंभिक शिक्षा जो अर्ली एजुकेशन है वो मेरी हुई एक स्पेशल स्कूल है अजमेर में दृष्टिबाधितों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। वहाँ मेरी आरंभिक शिक्षा हुई। अपनी कॉलेज एजुकेशन मैंने वहीं अजमेर से की। एंड कह सकते हैं कि मेरा बचपन और युवावस्था का यूथ का इनिशियल जो पार्ट है वो राजस्थान में ही बीता और यही मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा प्राप्त की और यहीं से आगे जी। अच्छा जी सर, कि आप पार्शली हैं या बाय बर्थ ब्लाइंड या मतलब टोटली ब्लाइंड है, आप ये बताइए। अजी, बचपन में जब मैं 1.5-2 साल का था, मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी। 1.5-2 साल का जब मैं था तो आंखों में मेरे कैंसर हो गया था और डॉक्टर्स ने ये तय किया कि अगर हम इसको चलने देते हैं तो ये कैंसर ब्रेन में स्प्रेड होगा एंड द चाइल्ड विल नॉट सर्वाइव, वो बचेगा नहीं। तो फिर आई वॉज वो रिमूव करना पड़ा एंड दैट इज व्हाई आई लॉस्ट माय साइट कंप्लीटली। मेरा पूरी तरह मेरा साइट लॉस हुआ एंड now I am what you can say totally blind. I cannot see at all. ये मेरा साइट का प्रेजेंट कंडीशन जी। मतलब अगर आपको उस टाइम मतलब आंखों मतलब ऑपरेशन नहीं करते ऐसे के, तब कैंसर खुदा ना करता, अल्लाह ना करे, फैल जाता, फिर अगर ना फिर आपको आई साइड निकलती, बताइए। हाँ नहीं, अगर तो जब मेरा आईज का सर्जरी हुआ एट दैट टाइम आई कुड सी। हाँ जी। बट क्वेश्चन ये था कि वो साइट को बचाना है कि बच्चे को बचाना है। हाँ, साइट को नहीं था। हाँ। तो डॉक्टर ने यही उचित समझा कि साइट जाता है जाए और दैट वाज परफेक्ट, इट वाज ऑल राइट। वो बिल्कुल वही डिसीजन बिल्कुल ठीक था।
हमारे पेरेंट्स ने और डॉक्टर्स ने ये सोचा कि भाई साइट लॉस तो वैसे भी अगर बच्चा सर्वाइव ही नहीं करेगा तो उस साइट का थोड़ा बहुत जो है उसका क्या करना है हमको, क्या मतलब है उस चीज का। तो ये सोच के फिर यही सोचा गया कि सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट, वो बच्चे का बचना ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें सब सेकेंड। जी, अभी आप फिट फॉट हैं, मतलब फिट हैं अच्छे से, ठीक है ना? हाँ, आई एम इन माई अर्ली 50s। अभी वो कैंसर को हो गया 5 दशक से ज्यादा का टाइम, 50 ईयर्स से ज्यादा का टाइम हो गया। एंड आई एम अपार्ट फ्रॉम माई ब्लाइंडनेस आई एम परफेक्टली ओके। अच्छा सर, अभी आप क्या कर रहे हैं? बाय द वे, अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? अभी अपना काम जैसे जॉब, क्या कर रहे हैं? जी, मैं बता अपनी शिक्षा, आरंभिक शिक्षा अजमेर से पूरी करने के बाद मैंने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एज हिंदी स्टेनो ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड 4 ऐसे करके मेरे 4 प्रमोशन हुए, जिसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता था, उसमें के थ्रू 4 प्रमोशन हुए। एंड आई रीच्ड टू द पोस्ट ऑफ चीफ मैनेजर। बैंक में चीफ मैनेजर की पोस्ट पे था मैं। एंड फिर मैंने इट वाज इन 2019 व्हेन आई थॉट कि देखिए लाइफ का मकसद क्या होता है हर जिंदगी का, कि हम आए यहाँ पे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया, फिर अर्न किया एंड बच्चों के लिए खूब सारा पैसा या जितना भी पैसा छोड़ के अपन चले गए। तो इसके अलावा कुछ मकसद लाइफ का होना चाहिए, ऐसा मेरे को सोचना था कि एट द एंड ऑफ द डे जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम ये सोच के जाए कि हमारे को एक मन में तसल्ली रहे कि हमने कुछ ऐसा किया जो हमारे बाद भी रहने वाला है और जो इस दुनिया को एक बेहतर जहां बनाने में अपना योगदान दे सकता है, कंट्रीब्यूशन करेगा। तो मैंने वहाँ चीफ मैनेजर की पोस्ट से आई वाज अर्निंग मोर देन 1.25 लाख पर मंथ। तो वहां से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। मेरा रेगुलर रिटायरमेंट 2028 में था, सर 9 साल बाकी था। और मैं अपनी अर्निंग के लिए थोड़ा शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग का काम करता हूँ एंड अपने सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक उद्भव विजन फाउंडेशन करके मेरा फाउंडेशन है, उसको रन करता हूँ। एंड उसके माध्यम से अभी हालांकि 3-4 साल ही हुए तो बहुत ज्यादा वो उस स्थिति में नहीं है बड़े लेवल पे, बट फिर भी जितना हम लोगों से हो पा रहा है हम कोशिश करते हैं कि अपने भाई बहनों तक पहुंचा जाए। उनका जो हमारा सीमित संसाधन होते हुए भी, हमारे रिसोर्सेज कम होते हुए भी हम जितना कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। ये फाउंडेशन और अपने ऑफिस में मैं मंडे टू फ्राइडे रेगुलर काम करता हूँ स्टाफ के साथ हमारे। एंड मेरा वीक में कोई हॉलीडे नहीं होता, स्टाफ का 5 days अ वीक मैं मेरे फाउंडेशन में होता। जी, आप बैंक में मैनेजर, चीफ मैनेजर भी रह चुके हैं, तो आपने क्या एक्सपीरियंस है? मतलब आजकल के फ्रॉडस्ट लोग बहुत है, मतलब इंडिया में या अदर कंट्रीज में लोगों के जैसे कि पैसे भेजते हैं और वापस वो उन्हीं के अकाउंट को लूटते हैं, तो इसका क्या रीजन, खुसूसन क्या ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक बार जनाब अपना क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? देखिए मेरा मतलब है जो आजकल के मतलब फ्रॉडस्ट है ना आजकल भारत में या अदर कंट्रीज में, जैसे कि पैसे अकाउंट से गायब होना या कोई मैसेज भेजता है मिस कॉल कराना और उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे ही चले जाते हैं लोग, तो ये क्यों होते हैं ये चीजें? बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ, पहले क्या होता था कि कैश में ज्यादा डीलिंग होती थी, कैश वो लोग ज्यादा यूज में लेते थे। तो कैश को ही बुरे लोग तो देखिए हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे, आज भी है और कल भी रहेंगे। तो लेकिन उसका तरीका क्या था कि वो कैश को आप चुराने का या चीटिंग करने के लिए कैश को ज्यादा यूज।
जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ, आपने न्यूज में देखा होगा अभी कि 9 अरब ट्रांजैक्शन अभी यूपीआई का 1 महीने में हुआ है, लास्ट मंथ में। तो जो बुरे लोग हैं उन्होंने भी ये तरीका सोचा कि भाई अब लोग तो मोबाइल से लेन देन करने लग गए, तो उन्होंने अपना जो ठगने का तरीका है वो बदला। और इसमें देखिए 2 चीजें मैं आपको बता, चाहे कैश हो, चाहे फोन से इंटरनेट से लेन देन हो, चाहे यूपीआई ऐप से हो, कुछ भी हो। आज अगर मैं कैश में लेन देन करता हूँ और मैं क्या करूं कि मेरे पास 10,000 रुपया है और मैं पब्लिक प्लेस पे, पार्क में बेंच पे रख के आ जाऊं और 2 दिन बाद जाके कहूं कि मेरे को ये पैसा मिल नहीं रहा, कहाँ गया मेरा, तो ये तो मेरा गलती है ना। इसी तरह जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसमें अपने आप किसी के अकाउंट से पैसा नहीं जाता अनलेस अनटिल वो खुद कोई लापरवाही ना करे या उसको पता ना हो किसी चीज का। तो लेकिन होता क्या है कि जब मान लीजिए मेरे अकाउंट से निकल गया, अब मैं आपसे ये तो शेयर नहीं करूंगा कि भाई मेरे से क्या गलती हुई, मैं सिर्फ क्या शेयर करूंगा कि मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया। पैसा निकलना बिल्कुल है, जायज बात है, लोगों से होता है ये चीज, बट क्यों हो रहा है वो चीज को देखना पड़ेगा। अभी हम ई वॉलेट पे अगर हमको कोई रिक्वेस्ट आती है और हम उसमें पिन डाल रहे हैं तो फिर हमारा पैसा तो निकलेगा ना। या फोन आ रहा है उसको हम अपना डेबिट कार्ड का डिटेल दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल दे रहे हैं, पिन बता रहे हैं, ओटीपी बता रहे हैं, तो फिर पैसा जो शेयर करेगा उसका नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा। तो इसका मतलब लोग खुद गलती करते हैं, लोग खुद गलती करते हैं। तो लेकिन उनका भी उतनी गलती नहीं, उसमें मैं बताऊं थोड़ा सा हमको भी डाउन द लाइन, जैसे हम अपने फाउंडेशन से एक प्रोजेक्ट किए थे सुनिधि करके, उस प्रोजेक्ट का नाम था सुनिधि, मतलब अच्छा धन, अच्छा पैसा उसको बोलते हैं, उसका अगर ट्रांसलेशन करूँ तो मैं, तो उसमें हम उनको, अपने वीआई साथियों को यही एजुकेट करने का प्रयास किए कि देखिए आपको अपना कोई बैंक वाला, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी एक लाइन में सब सुनने वालों को बोलना चाह रहा हूँ, हाँ जरूर, कोई भी बैंक वाला कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा। अगर ये नियम को याद रखेंगे ना, कभी आप मात नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वो लोग क्या बोलते हैं जो फोन करके कि हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में होता है और वो उसका फायदा उठाते, तो यही चीज को सब ध्यान रखें कि कोई बैंक वाला कभी भी फोन नहीं करता किसी को भी। और अगर कभी फोन आ भी जाए कहीं से भी कोई बोलता है तो सिर्फ इतना सा बोलिए कि भाई मैं अपने जो मेरा नियरेस्ट ब्रांच है वहां जाके आई विल डील दिस मैटर, थैंक यू, बस ऐसा कहके बंद कर दीजिए। तो थोड़ा सा हमको भी जागरूक रहने की जरूरत है, हम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात। आज के हमारे मेहमान है चेतन शर्मा सर। आप इनको कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी हौसला अफजाई दीजिए। हाँ, लाइक कमेंट शेयर ये तो है ही, क्योंकि इससे हौसला अफजाई भी हो सकती है, तो है ही। तो अब मैं आता हूँ, जब आपने ये मतलब ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई थी सर, तो आपने क्या फेस किया, मतलब कैसी कैसी मुश्किलात आई उस वक्त, उस दौरान आपको, ये जरा बताइए सामने को। बैंक का पूछ रहे हैं या नहीं, जब आंखों का मसला था आपका हुआ था, ब्लाइंडनेस हुई थी। जी 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 जी। देखिए एक तो मैं उस समय उम्र बहुत कम थी, तो बहुत चीजें तो अब याद भी नहीं है। एंड क्या होता था कि वो समय जो इनिशियल टाइम था वो अपने फैमिली के साथ बीता और अच्छे से बीता, तो इतना दिक्कत नहीं हुई। और जब पढ़ाई शुरू हुई तो एक स्पेशल स्कूल में, तो वो जो बाकी साथी थे वो भी, उन्हें भी दिखाई नहीं देता था, तो वो दुनिया एक मतलब वहीं तक थी। असली जो समस्या या जिसपे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी काम करना चाहिए, वो आती है जब हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जिनको कुछ लोग नॉर्मल लोग बोल देते, वैसे सभी नॉर्मल है, बट लोगों का बोलने का तरीका हुआ। तो जब हम समाज के साथ इंटरेक्ट करते तब असली दिक्कत आती है। और शुरू में जब स्पेशल स्कूल से कॉलेज में गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम आज से ये सोचते हैं कि हमको पता होनी चाहिए थी कि
कैसे उस एनवायरनमेंट से, एक स्पेशल स्कूल के एनवायरनमेंट से निकल के एक जिसको कहे साइटेड लोगों के बीच में इंटीग्रेट कैसे होना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, और किस तरह से अपने मित्रों के साथ समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है, कैसे उनको अपने आसपास रखना है, क्या क्या उसमें ट्रिक्स हो सकती है, किस तरह से चीजें काम कर सकती है। तो वो चीज होती तो बहुत अच्छा होता। तो वो शुरू में जरूर थोड़ा सा एडजस्ट होने में दिक्कत थी, बट उसके अलावा सभी साथियों से अच्छा सहयोग मिला एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वाज फाइन। जी। अभी आपने बताया मैं शेयर मार्केटिंग में ये करता हूँ, ये शेयर मार्केट हमें समझाई कि कुछ लोगों को ऐसे भी है जो उनको पता नहीं है शेयर मार्केट क्या होता है, इस पर थोड़ा जोर दीजिए, ये क्या है? जी जी जी, देखिए जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, चाहे वो हमारे देश में हो चाहे दूसरे देशों में हो, जो भी एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है कंपनियां, उनका सबके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं मार्केट में। लेकिन मैं इस पे चर्चा शुरू करने से पहले सभी अपने सुनने वालों को एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके साथ वाला कोई आदमी कर रहा है शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इसलिए आप मत कीजिए कभी। अगर आपको करना है तो उसका प्रॉपर नॉलेज, ट्रेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके देन ओनली गो फॉर दैट। कि किसी को 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 1,00,000 रुपया किसी ने कमाया तो अपन सोचे कि हम भी चलो वो कर लेते हैं, वो चीज नहीं हो। मैं वापस अब शेयर मार्केट वाली बात पे आता हूँ। तो ऑल पब्लिकली ट्रेडेड शेयर्स होते हैं, मतलब लोग खरीदते और बेचते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, भविष्य में उसका फ्यूचर कैसा है, नाम कैसे ग्रुप के साथ है, किस सेक्टर में वो उसका बिजनेस है, और परिस्थितियां क्या है, उन सब के कारण उसको ध्यान में रख के उसका प्राइस डिसाइड होता है, मार्केट ड्रिवन होता है, और लोग अपने अपने ज्ञान और बुद्धि के हिसाब से वो लोग उसमें और पैसे के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। और जब उनको लगता है कि भाई मेरा ठीक रिटर्न आ गया है या मैं इससे ज्यादा लॉस में नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, सेल इट आउट। बट एक ऑर्डिनरी जो नया इन्वेस्टर है या नया इस तरफ आ रहा है, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि शेयर मार्केट से अच्छा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड भी लेस रिस्की और उतना नॉलेज आपको नहीं मांगता है, इतना नहीं मांगता। जी जी। तो आप मुझे बताइए सर, ब्रेल दिन ब दिन कम होते जा रहा है, तो इसका खास रीजन क्या है? क्या आप बहुत माशाल्लाह अच्छी एक्सपीरियंस है आपकी, ब्रेल क्यों धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं आजकल की जनरेशन में ब्रेल? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने चलाई और मुझे खुशी है कि ऐसा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए हर टेक्नोलॉजी और हर माध्यम मीडियम का एक समय होता है, एक उपयोगिता होती है अलग अलग ढंग से। पहले दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स की एजुकेशन के लिए ब्रेल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थे, तो ब्रेल अकेला यूज होता था। अब क्योंकि जो ब्रेल की कुछ सीमाएं हैं वो उनको कवर करने के लिए दूसरे माध्यम आ गए, तो दोनों माध्यम यूज हो रहे हैं, कहीं ब्रेल कहीं वो, लेकिन ब्रेल का उपयोग निश्चित रूप से उसका यूज कम हो रहा है। और उसके दो तीन चीजें हैं। कुछ चीजें तो ऐसी है कि जो ब्रेल दे सकती है वो दूसरा मीडियम दे ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे यहाँ जयपुर के स्कूल और कॉलेजेस में और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें मैं लेक्चर देने भी जाता हूँ, तो मुझे मेरे नोट्स बना के ले जाना। अब उस जगह पे जब पोडियम पे खड़े होकर बोलना है तो मुझे सबसे कन्वीनियंट माध्यम लगता है, मीडियम लगता है ब्रेल। मैं ब्रेल में अपना नोट्स बना के ले जाता हूँ और बीच बीच में उनको बोलते बोलते, वो ऑडियंस को नहीं पता लगता कि मैंने कब उस ब्रेल नोट्स में से चेक किया अच्छे से, उनको नहीं आइडिया लगता, बट मैं कोई पॉइंट को मिस नहीं करूं तो मैं वो बोलता हूँ। और उसमें फिर सबसे एक मजे की बात है
कि मेरा लिखा हुआ मैं ही पढ़ सकता हूँ, दूसरा जो साइटेड ऑडियंस है वो नहीं पढ़ सकते, दे डोंट नो मैंने क्या लिखा। एक चीज। सेकंड चीज, हमारा क्रेडिट कार्ड की डिटेल, हमारे डेबिट कार्ड की डिटेल, उनका CVV, उनका एक्सपायरी डेट, उनका कुछ जगह का पासवर्ड हो सकता है, पिन हो सकता है। तो हाँ, तो मैं अपना डायरी मेंटेन करता हूँ, ब्रेल में ही डायरी है, तो छोटा पॉकेट एडजस्ट करके एक डायरी बना रखा है। एंड हम लोग जिसको चाहिए होता है उसको भेजते भी हैं हमारे फाउंडेशन की तरफ से। तो उसमें क्या रहता है कि उसमें सारी चीज मैंने नोट करके रख रखी है, अब वो मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। तो ये ब्रेल का मैजिक है, ये मतलब इतना प्राइवेसी और प्रोटेक्शन जो ब्रेल देती है वो मोबाइल और लैपटॉप, मुझे मोबाइल भी अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आजकल टैगबैक में ब्रेल आता है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया है। जी, लेकिन जो प्रोटेक्शन और प्राइवेसी ब्रेल देती है वो कोई नहीं देता। मैंने अपनी एक बातचीत अभी चली तो मुझे ध्यान आया, वो मेरे से छूट गया था। एक विंडोज 10 और स्क्रीन रीडर से कंप्यूटर कैसे एक्सेस करना है, उसके मैंने 2015-16 में एक किताब भी लिखी थी जो इधर यहाँ राजस्थान से पब्लिश हुई थी। तो लेकिन वो भी ब्रेल में ही हमने की थी। तो कहने का मतलब ये कि ब्रेल और चीजें भी आ गई और वो रहेंगी, लेकिन ब्रेल जैसा कुछ भी नहीं। जी जी। अच्छा सर, जी स्कूल से कॉलेज तक, कॉलेज से बैंक तक, मतलब मैनेजर के पोस्ट पर थे, टेक्नोलॉजी से आपको कितनी हेल्प मिली बताओ? टेक्नोलॉजी देखिए, जिस तरह ब्रेल का प्राइवेसी और प्रोटेक्शन है ना ब्रेल का, उसी तरह इंटीग्रेशन में समाज के साथ एकीकरण में टेक्नोलॉजी का भी बहुत महत्व है। और ये जैसे हम बोलते हैं ना, 2 पहिए की गाड़ी है हमारा लाइफ, तो इट इज लाइक दैट कि हम सोचें कि केवल टेक्नोलॉजी से चलेंगे, वो भी थोड़ा सा एक अलग बात होती है, और हम सोचे केवल ब्रेल से चलेंगे, वो भी शायद थोड़ी अलग ढंग की बात हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करने में, जैसे अब देखिए ना, मैं जो ईमेल लिख रहा हूँ मेरे कलीग्स को पढ़ने के लिए, मेरे बॉस को पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो जो लिख रहे हैं मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, रीडर के माध्यम से। तो ये हमको और उनको एक सेम पेज पे लाके खड़ा करता है। मैंने व्हाट्सएप भेजा तो वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने भेजा तो मैं पढ़ रहा हूँ। तो हमको एक इंटीग्रेट करने में कोई वो चैलेंज काफी हद तक खत्म होता है। और ये अगर हम बैंक की बात करें तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते तो आज के टाइम में सरवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि 100% कंप्यूटराइजेशन है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, 100% कंप्यूटराइजेशन है, मैनुअल ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता, ये मान लीजिए। तो उसमें तो बिना टेक्नोलॉजी के मतलब कोई सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो बहुत हेल्प हुई और उसी की वजह से चीफ मैनेजर तक का सफर तय हो पाया, अदरवाइज ये संभव नहीं था। बहुत ही अच्छा सर जी। अच्छा, ये कि आप वॉलंटरी रिटायर हुए हैं तो उसकी पेंशन अभी आपको मिलती है अच्छे से? मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला ये बताइए। हाँ, जो मेरी मार्केट से अर्निंग होती है थोड़ी बहुत, उसके अलावा मेरे को एक अच्छी पेंशन भी मिलती है भारत सरकार अपने बैंक से। तो आजीविका में जो लाइवलीहुड अपना चलाने में वो उन दोनों चीजों का रोल होता है। एंड वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर था जब मैं सोचा ना वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके और सोशल सेक्टर में काम करने का। तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी था कि भाई मेरे को ठीक है 60,000 रुपए पेंशन आने वाली है, तो उतनी चिंता, उतना प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है। तो ऐसा उसका भी रोल रहा वो निर्णय को लेने। जी। अब हम आपकी फैमिली की ओर आते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है बताइए। 2 बच्चे हैं, दोनों, एक बड़ी बिटिया है और छोटा बेटा है। दोनों अभी इस समय बेंगलोर हैं, अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले हैं। और बिटिया ने MSc किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में और बेटे ने कंप्यूटर साइंस से बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग की है। थैंक यू।
यू। एंड मेरी वाइफ जो है ना वो होम मेकर है, एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल काम ये है कि घर चलाना, घर को संभालना। हाँ घर को संभालना, हाँ घर संभालना, ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और सबका आई ध्यान रखना। सैल्यूट कि हाँ वो घर को संभालती है। एंड जो फीमेल लोग कई पे ऐसी भी अपने माशरे में तो ये भी है ना कि बहुत लोगों पर ये जिम्मेदारी भी आयत होती है कि वो खवातीन घर भी चलाती हैं और जॉब भी करती हैं। हाँ। तो जी, तो उनकी जो दोहरी जिम्मेदारी है वो इस अच्छे ढंग से निभाती है। तो मैं आई सैल्यूट देम, बहुत बड़ी बात, बहुत जी। अच्छा, आपकी वाइफ जो वो साइटेड है या ब्लाइंड? हाँ नहीं, वो देख सकती हैं। अच्छा, वो साइटेड है तो तो बहुत ही अच्छा है कि एक मतलब आपके साथ शादी, क्योंकि आप भी कुछ कम नहीं, आप साइटेड क्या है इसके मुकाबले में, तो बहुत ही अच्छा है कि वो आपके साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है, एक अच्छी सी लाइफ गुजार रही है आप भी। बहुत ही अच्छा सर, क्या यही क्या आज बहुत ही अच्छा सर, हम आज इतनी खुशी हुई आज आपको पाकर। देखिए, अगर देखा जाए मैंने कई सारे लोग देखे इंटरव्यू करने की, मगर इसका हौसला तो अलग अलग सबका अपना अपना है, मगर इतना तो दो चीज करना है, ये तो दो चीज करना है, ये शेयर मार्केट ये, और खुसूसन जो ऊपर इन्होंने मैसेज दिए उसको आप जरूर सुनिएगा, ताकि ये आजकल के होते हैं ये फ्रॉड्स होती है, इसको आप जरूर सुनिएगा दोस्तों। ये फ्रॉड्स ये चीज उन्होंने बताई, इन पर आप गौर कीजिए जो उन्होंने बताए खुसूसन कस्टमर के बारे में। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत अच्छा एक अनुभव, और पिछला इतना देर का समय निकल गया करते हुए पता ही नहीं लगा। आप सबका मुझे इस कार्यक्रम के में आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूं और प्रे करता हूं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें और अपने लक्ष्यों को, अपने टारगेट्स को अचीव करें। लास्ट में आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, या लेसन एक ब्लाइंड के लिए बताइए, हमें दीजिए लेसन, हमें सुनाए जरूरी। जी, बस इतना था, बहुत बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा कि जितना बड़ा सोच रखेंगे, जितना बड़ा लक्ष्य रखेंगे, क्षमता और वो अचीवमेंट उतना ही हो जाता है। तो कभी भी डोंट सेटल फॉर स्मॉल थिंग्स कि मेरा जॉब हो गया बस बहुत है, या मेरे को मैं अर्निंग शुरू हो गई बस बहुत है, मेरा मैरिज हो गया, ये नहीं। ये लाइफ एक बार जीने के लिए दी है ऊपर वाले ने, तो कुछ ऐसा करने का सोचे जो हटके हो, बड़ा हो और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, उपयोगी हो, वो करने का प्रयास करें। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा। तो यासिन नूरानी साहब गड़ी इशारा कर रही है जी, तो हौसला अफजाई हमें बहुत मिले है। आज के मेहमान थे हमारे चेतन शर्मा सर, तो आप कमेंट सेक्शन में इनके बारे में लिखिए। तब तक मुझे यासिर नूरानी और शुगुफ्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात।